नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की जो जनवरी 2026 में भारत की इकोनॉमी में चल रही है। ये एक ऐसा दौर है जो वाकई में असाधारण है। तो चलिए आज इसी की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। सोचिए जरा, ये कितना अजीब है ना? कि कोई इकोनॉमी एक ही साथ बूम भी कर रही हो और संकट में भी हो। ये कैसे मुमकिन है? बस यही वो पहेली है जो आज इंडियन इकोनॉमी की पूरी कहानी बयां कर रही है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे भारत के इस इकोनॉमिक पैराडॉक्स को। फिर देखेंगे कि इसका घरेलू इंजन इतना क्यों दहाड़ रहा है। इसके बाद बाहर से जो दबाव आ रहा है उस पर भी नजर डालेंगे। और फिर वो 700 अरब डॉलर का किला जो भारत ने बनाया है वो कैसे काम कर रहा है। और आखिर में बात होगी उस सबसे बड़े इम्तिहान की, द ग्रेट रेजिलियंस टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का आर्थिक विरोधाभास। इसे ऐसे समझिए कि ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग इकोनॉमीज की कहानी है जो एक ही वक्त पर चल रही हैं। देखिए, एक तरफ है हमारी रियल इकोनॉमी, मतलब जहां फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बिजनेस का कॉन्फिडेंस आसमान पर है और ग्रोथ के अनुमान लगातार बेहतर हो रहे हैं। सब कुछ शानदार। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, वो है फाइनेंशियल इकोनॉमी। यहां से विदेशी पैसा बाहर जा रहा है, रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है और मार्केट्स में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। ठीक है, तो पहले अच्छी खबर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो देश के अंदर चल रहा है? वो कौन सा पावरफुल इंजन है जिसकी वजह से सारे फोरकास्टर्स इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? ये नंबर देखिए, 59.5। ये क्या है? ये है HSBC का कंपोजिट PMI। अब ये एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर होता है जो इकोनॉमी की सेहत बताता है। मतलब इससे पता चलता है कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है। तो इस नंबर का मतलब क्या हुआ? देखिए, PMI में 50 से ऊपर का कोई भी स्कोर ग्रोथ यानी विस्तार का सिग्नल होता है और 59.5 का मतलब है कि बिजनेस एक्टिविटी सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि उभरते बाजारों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। अब एक और नंबर पर नजर डालिए, 7.3%। ये IMF का FY26 के लिए भारत का नया ग्रोथ फोरकास्ट है। और जब IMF जैसा कोई बड़ा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऐसा कहता है तो ये वाकई में एक बड़ा सिग्नल है। सीधा सीधा मतलब ये है कि IMF ने भारत की ग्रोथ का अनुमान काफी बढ़ा दिया है और इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बन गया है। और इसकी वजह क्या है? वजह है मजबूत डोमेस्टिक डिमांड। और रुकिए, एक और हैरान करने वाला नंबर है। दिसंबर 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर सोचे कितनी थी? सिर्फ 1.33%। ये एक रिकॉर्ड लो है। मतलब ये बिल्कुल गोल्डीलॉक्स वाली सिचुएशन है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ग्रोथ हाई है और इन्फ्लेशन एकदम कम। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और इससे सेंट्रल बैंक को भी पूरी आजादी मिलती है कि वो कीमतों की फिक्र किए बिना ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो बाहरी चुनौतियां जो तस्वीर को बिल्कुल बदल देती हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर मामला काफी अलग नजर आता है। 50%, ये वो भारी भरकम टैरिफ रेट है जो अमेरिका ने भारत के कई सामानों पर लगा दिया है। और इस एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी का सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? उन सेक्टर्स पर जहां सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, जैसे टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, जेम्स और ज्वेलरी, फर्नीचर और ऑटो के पार्ट्स। 22,000 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने इंडियन मार्केट से निकाल ली है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ जनवरी के पहले 2 हफ्तों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंडियन स्टॉक्स बेच डाले। जब इतना पैसा बाहर जाता है तो जाहिर है फाइनेंशियल मार्केट्स और रुपए पर जबरदस्त दबाव बनता है। तो एक तरफ से ये हमला हो रहा है। अब देखते हैं कि इसके जवाब में भारत ने अपना डिफेंस कैसे तैयार किया है। वो कौन से पावरफुल मैकेनिज्म्स हैं जो भारत इस्तेमाल कर रहा है। 701.36 बिलियन, जी हाँ, 700 अरब डॉलर से भी ज्यादा। ये है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का साइज। वाकई में हैरान करने वाला आंकड़ा है ये। तो सेंट्रल बैंक ने ये जो फॉरेन करेंसी का एक बहुत बड़ा वॉर चेस्ट, मतलब एक युद्ध कोष तैयार किया है, ये किस लिए है?
ये ग्लोबल झटकों को झेलने के लिए हैं। ये रुपए में होने वाली उथल-पुथल को मैनेज करने के लिए हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब ये बहुत दिलचस्प है, यहाँ पर एक्शन में है द ग्रेट रोटेशन। देखिए, DIIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स। जहां FIIs 2,144 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग कर रहे हैं, वहीं हमारे DIIs करीब 3,878 करोड़ रुपए की नेट बाइंग कर रहे हैं। मतलब विदेशी जो भी बेचकर जा रहे हैं, उसे हमारे घरेलू निवेशक खरीद रहे हैं, और यही चीज मार्केट को एक मजबूत सपोर्ट दे रही है। तो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं? वो भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। कैसे? पहला, वो यूरोप और UK जैसे नए मार्केट्स खोज रहे हैं। दूसरा, आसियान के रास्ते अपनी सप्लाई चेन्स को रीरूट कर रहे हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, वो कीमतों पर डिस्काउंट देने से साफ मना कर रहे हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट और लचीली स्ट्रैटेजी है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, और उस सबसे बड़े सवाल पर। ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? क्या ये जो किला भारत ने बनाया है, वो इस तूफान को झेल पाएगा? ये एक लाइन भारत की आज की स्थिति को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। इकोनॉमी एक ऐसे मुश्किल चौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ ऐतिहासिक मौका है तो दूसरी तरफ बहुत ही गंभीर जियोपॉलिटिकल चुनौती। तो इस पूरी कहानी को हम इसी एक सवाल पे छोड़ते हैं, क्या देश के अंदर का इंजन हमेशा यूं ही पूरी ताकत से चल सकता है जब बाहर दुनिया भर में एक तूफान आया हुआ हो? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।